सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अवर चैनल एसके ऑटो ब्लॉग्स। तो दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं पल्सर 125 के बारे में, जो कि हिमांशु भाई की है। देखते हैं आज इस बाइक के जो नेगेटिव और पॉजिटिव पॉइंट जो उन्होंने फील किए हैं वो कैसे हैं। ये बाइक अब तक वो पूरे नेट 1000 किलोमीटर चला चुके हैं। ये मैं आपको दिखाता हूँ। तो आप ये देख सकते हैं कि ये बाइक अब तक पूरे नेट 1055 किलोमीटर चल चुकी है। तो देखते हैं कि हिमांशु भाई की जो बाइक है उन्होंने 1000 किलोमीटर के अंदर कैसा एक्सपीरियंस फील किया इस बाइक के साथ, और क्या क्या पॉजिटिव नेगेटिव पॉइंट्स है जो उन्होंने फील किए। तो हिमांशु भाई कैसे हैं आप? बढ़िया मेरे भाई, बढ़िया। तो भाई मैं आपसे सबसे पहले मैं पूछना चाहूँगा इस बाइक के एक्सपीरियंस के बारे में, जो कि आप अब तक इसे 1000 किलोमीटर चला चुके हैं। तो जब भी हम वीडियो बनाने जाते हैं तो सबसे पहले हम लोगों से उनके पॉजिटिव पॉइंट्स के बारे में पूछते हैं कि उन्होंने सबसे पहले कैसा फील किया उस बाइक के पॉजिटिव जो पॉइंट्स हैं। लेकिन मैं इस बाइक के बारे में सबसे पहले मैं आपसे नेगेटिव पॉइंट्स पूछना चाहूँगा कि आपने नेगेटिव पॉइंट्स कैसे फील किए। तो आप बता सकते हैं मुझे कि इस बाइक के कुछ ऐसे नेगेटिव पॉइंट्स जो आपने फील किए हुए हो। अगर नेगेटिव पॉइंट्स की बात की जाए अभी तक इस बाइक की, तो मैंने इस बाइक को 1000 किलोमीटर चला दिया है। हाँ जी। और मुझे इस बाइक को लिए 1 महीना हो चुका है, और अभी तक जो मैंने इस बाइक के अंदर नेगेटिव पॉइंट फील किए है ना, वो मैं थोड़ा डिटेल में बताना चाहता हूँ। क्योंकि मैंने टीवीएस रेडर 125 भी चलाई है और जो SP 125 है मैंने वो भी चलाई है। हाँ जी। तो उन दोनों को चलाने के बाद जो मुझे इस बाइक में नेगेटिव पॉइंट लगे प्लस जो मुझे प्लस पॉइंट लगे, वो दोनों मैं आपको बताने वाला हूँ इस वीडियो के अंदर। प्लस साथ ही जो इस बाइक के नेगेटिव पॉइंट है पहले मैं आपको वो बताने वाला हूँ। तो इस बाइक में सबसे पहला नेगेटिव पॉइंट है वो है इस बाइक के अंदर मिलने वाले फीचर्स है। हाँ जी। थोड़ा इधर को घूम के आइए, मैं आपको मीटर दिखाना चाहूँगा। सबसे पहले जो इसका मीटर है वो कुछ इस तरह का मिलता है। हाँ जी। भी एनालॉग प्लस डिजिटल। अब अगर देखा जाए इसी सेगमेंट में आने वाली दूसरी बाइक इसमें रेडर 125 और शाइन आती है, उनमें हमें पूरा डिजिटल मीटर मिलता है। और सबसे बड़ी बात उनके अंदर में जो फीचर है वो काफ़ी ज़्यादा दिए गए हैं, जैसे टाइम का फीचर, ट्रिप ए ट्रिप बी, कितनी वो एवरेज निकाल रही है, कितनी वो बाइक चलेगी, वो सारे फीचर हमें दिए गए। लेकिन इसके अंदर 1% फीचर नहीं दिया गया। बस हमें यहाँ पर जिसका एनालॉग मीटर है वो दिया गया, और यहाँ पर हमें इसकी फ्यूल गेज, इसका ओडोमीटर, यहाँ पर इसका ट्रिप ए ट्रिप बी, बस यही फीचर दिए गए। और साथ ही ऊपर की तरफ हमें मैं द्वारा आपको बंद कर दिखाता हूँ, यहाँ पर साइड स्टैंड का और यहाँ पर बैटरी का, बस ये फीचर हमें इस बाइक के अंदर दिए हुए हैं। इसके अलावा हमें इस बाइक में एक भी फीचर नहीं दिया गया। अगर मैं कंपेरिजन करूँ रेडर का, तो रेडर के अंदर जो हमें फीचर मिलते हैं ना वो हमें काफ़ी ज़्यादा देखने को मिलते हैं। बल्कि मैंने रेडर खुद चलाई है पर्सनली और मैंने इसके मीटर चेक करा, उसके अंदर जो हमें फीचर मिलते हैं वो इस टाइम एडवांस फीचर है। वहीं जो शाइन है और साथ ही जो अभी हीरो की ग्लैमर आई है उसके अंदर जो हमें फीचर मिलता है वो एडवांस फीचर। तो यहाँ पर मैं बजाज कंपनी से एक चीज़ कहना चाहता हूँ कि जो उनकी बजाज पल्सर 125 है, ये अपनी सेकंड में सबसे ज़्यादा बिकने वाली बाइक है। और अगर मैं सेल के हिसाब से बात करूँ तो शाइन के बाद सबसे ज़्यादा सेल इसी की होती है। शाइन में भी जो सेल होती है वो शाइन 125 की होती है, SP शाइन की नहीं होती। अगर 125 से सेकंड में देखा जाए सबसे ज़्यादा सेल होने वाली बाइक तो वो बजाज पल्सर है। तो यहाँ पर मैं कहना चाहता हूँ बजाज कंपनी से कि वो इसके अंदर जो फीचर है वो थोड़े से ज़्यादा ऐड करे, ताकि ये बाइक अपनी सेगमेंट की वैल्यू फॉर मनी बाइक बन जाए। तो हिमांशु भाई जो आप अब तक बता चुके हैं मुझे, ये तो आपका होगा एक पहला पॉइंट आपके नज़रिए से इस बाइक के बारे में, एक नेगेटिव पॉइंट। तो इसके अलावा आपको क्या लगता है और इस बाइक के में नेगेटिव? दूसरा पॉइंट की अगर मैं बात करूँ नेगेटिव पॉइंट की, मतलब कि ये आप एक अपने हिसाब से ले सकते हैं, अभी ये आपको हो भी सकता है या नहीं भी हो सकता है ये नेगेटिव पॉइंट। दूसरा पॉइंट अगर मैं बात करूँ तो इसका नेगेटिव पॉइंट है इस बाइक का ओवरवेट है। हाँ जी। अब मेरी जो वेट है, मेरा वेट है 80 kg के आसपास, और साथ ही जो मेरी हाइट है वो मेरी 5-6 हाइट है। तो मुझे इस बाइक को चलाने में कोई प्रॉब्लम नहीं होती। लेकिन जो मेरा भाई है उसका वेट है 50 kg के आसपास, और जब कभी वो बाइक लेके जाता है और पीछे मम्मी बैठी होती है तो उसका ये कहना है कहीं ना कहीं भी जो बाइक है ये ओवरवेट है। ओवरवेट के चक्कर में वो बाजार में इस बाइक को लेके नहीं जा पाता। मुझे तो कोई प्रॉब्लम नहीं आती क्योंकि मेरा वेट ज़्यादा है, लेकिन उसको कहीं ना कहीं प्रॉब्लम आती है। तो ये भी एक नेगेटिव पॉइंट इस बाइक के अंदर है। भी इस बाइक का जो वेट है वो अपनी सेगमेंट में जितनी बाइकें आती है उनमें सबसे ज़्यादा है। अब अगर मैं बात करूँ रेडर या फिर शाइन की, तो उनका जो वेट है वो 120 से 125 kg के आसपास है। लेकिन इस बाइक का जो वेट है वो 140 से 145 kg है। इस कारण ये बाइक अपने सेगमेंट की सबसे ज़्यादा भारी बाइक है। अगर 125 के हिसाब से देखा जाए तो यहाँ पर मैं बजाज से कहना चाहता हूँ एक चीज़ भी, अगर हो सके तो वो इस बाइक के अंदर थोड़ा सा वेट कम करे, ताकि जो छोटे लोग हैं फिर जिनके वेट थोड़ा वेट कम है या फिर जो पतले लोग हैं वो इस बाइक को आसानी से चला सके। तो हिमांशु भाई जैसा कि आप अब तक मुझे बता चुके हैं कि एक इस बाइक के अंदर सबसे पहले तो फीचर्स कम है, और दूसरा ये है कि इस बाइक का जो वेट है वो ओवर वेट है। तो इसके अलावा आपको क्या लगता है इस बाइक में नेगेटिव? इसके अलावा देखो इस बाइक के अंदर मैं कुछ ज़्यादा नेगेटिव पॉइंट तो नहीं बोलूँगा, लेकिन एक चीज़ मुझे लगी है कि जब ये मैंने बाइक ली थी तब मैंने ये चीज़ नोटिस नहीं करी। उसके बाद जब मैंने बाइक ले ली, जब मैं इसके पहले सर्विस कराने गया तो वहाँ पर मुझे ये चीज़ नोटिस हुई, जो कि मुझे लगा भी यार ये चीज़ बहुत ही ज़्यादा
एक कहते हैं ना, एक बड़ी चीज़ वो है, हाँ जी। वो है इस बाइक के अंदर मिलने वाला कार्बोरेटर। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं। अब जो रेडर हो और शाइन है उसके अंदर में फ्यूल इंजेक्शन मिलता है। रेडर और शाइन को भी छोड़ दो, जितनी भी इस टाइम बाइकें आ रही हैं, जितनी भी इस टाइम बाइकें आ रही है उसमें 100 सीसी, 110, 125, 150, 250 जितनी भी हैं, सब में हमें इस टाइम फ्यूल इंजेक्शन सिस्टम देखने मिल रहा है। लेकिन इस बाइक के अंदर में कार्बोरेटर सिस्टम दिया गया है जो कि ओल्ड है, और वो भी कार्बोरेटर सिस्टम ऐसा नहीं है, इसके अंदर हमें इलेक्ट्रॉनिक कार्बोरेटर सिस्टम दिया गया है, जो कि मुझे लगा भी काफ़ी बेकार चीज़ है, क्योंकि उस कारण ना जो इस बाइक की पिकअप है और माइलेज है वो काफ़ी कम है। अब जो फ्यूल इंजेक्शन वाली बाइक हैं जिनमें हम सबसे पहले स्टार्ट करें अगर स्प्लेंडर से, तो जो स्प्लेंडर की पिकअप है वो पुरानी भी स्प्लेंडर जो अब नहीं आ रही है उसकी पिकअप काफ़ी ज़्यादा बड़ी हुई है। वो इसलिए क्योंकि उसके अंदर फ्यूल इंजेक्शन सिस्टम दिया गया, लेकिन इस बाइक के अंदर कार्बोरेटर सिस्टम है, जिस कारण इस बाइक की जो पिकअप है और माइलेज है वो काफ़ी कम है। तो अगर पिकअप के हिसाब से देखा जाए तो इससे सेकंड जो दूसरी बाइक आती है रेडर और शाइन, उनकी पिकअप इस बाइक से काफ़ी अच्छी है, और सारी माइलेज के हिसाब से भी जो उन दोनों बाइकों की माइलेज है वो काफ़ी अच्छी है। लेकिन इस बाइक की जो माइलेज है वो पिकअप है वो कार्बोरेटर के कारण काफ़ी ज़्यादा कम है, और कहीं ना कहीं ये चीज़ मुझे थोड़ी सी बेकार लगी। अगर मैं सच बताऊँ ना, ये चीज़ अगर मुझे पहले पता होती भी इस बाइक के अंदर कार्बोरेटर सिस्टम दिया गया है तो शायद मैं इस बाइक को ना लेता। मतलब कि ये चीज़ मुझे बाद में पता लगी तो अब कुछ कर नहीं सकते। हाँ, लेकिन एक चीज़ मैं कहना चाहूँगा बजाज कंपनी से भी, अगर हो सके वो अपनी बाइक के अंदर फ्यूल इंजेक्शन दे। फ्यूल इंजेक्शन का आप ये मान सकते हैं भी अगर इस बाइक के अंदर फ्यूल इंजेक्शन सिस्टम आ गया तो इस बाइक की जो पिकअप और माइलेज है वो काफ़ी बढ़ जाएगी। क्योंकि अगर कार्बोरेटर के हिसाब से देखा जाए तो इस बाइक का टोरक है ना वो शाइन और रेडर से काफ़ी ज़्यादा अच्छा है। जब मैंने पहली बार रेडर चलाई और मैंने उसको 5th गियर में लेके आ गया, मैं उसको लेके आया 20 की स्पीड पर, मैंने उसको उठाया तो भाई सच बताऊँ वो बाइक नहीं उठी, वो बाइक बंद होगी। मैं उसको दोबारा से तीसरे गियर में लेके आया तो वो बाइक चली। लेकिन अगर मैं इसकी बात करूँ ना, मैं इस बाइक को 5वें गियर में लेके गया और स्पीड थी मेरी 20 की, लेकिन ये बिना किसी धक्का मुक्का करे ये आसानी से उठ गई। तो इससे तो ये चीज़ कन्फर्म होती है भी इस बाइक का जो टॉर्क है वो दोनों बाइकों से काफ़ी अच्छा है। लेकिन अगर बात की जाए पिकअप की तो कार्बोरेटर सिस्टम कहीं ना कहीं इस बाइक में नेगेटिव पॉइंट तो डालता ही डालता है। बाकी इसके अलावा अगर एक और चीज़ की मैं बात करूँ नेगेटिव पॉइंट की, वैसे वो चीज़ मेरी खुद की है, आपको लगे ना लगे वो आपकी मर्जी है। लेकिन ये मुझे छोटी चीज़ लगी इस बाइक के अंदर नेगेटिव पॉइंट जो कि बजाज कंपनी को ठीक करना चाहिए, वो है इस बाइक की बिल्ड क्वालिटी है। अब अगर मैं दिखाऊँ इधर के उठा लेके आइए, ये देखिए जो उसके फेंडर्स हैं ये किस हिसाब से मिल रहे हो, जैसे इसकी टंकी है देखिए, ये तो काफ़ी ज़्यादा लूज़ लग रही है मुझे। हाँ, ये बजाज कंपनी के साथ वाला जो कंपनी वाले उनके हिसाब से ये एकदम टाइट है, लेकिन ये देखिए किस हिसाब से हिल रखी है। बाकी हैंडल भी देखिए जो उसका हिलता है वो किस हिसाब से हिलता है, यहाँ पर देखिए ये तो काफ़ी ज़्यादा मतलब लूज़ लग रहा है मुझे ये सब चीज़ें। हाँ, ये मतलब कि अगर ओवरवेट के हिसाब से देखा जाए तो ये बाइक काफ़ी ज़्यादा मतलब कि हिलती है। अगर मैं इसको टॉप स्पीड पे लेके जाऊँ तो टॉप स्पीड पे ये बाइक नहीं हिलती, लेकिन अगर बिल्ड क्वालिटी के हिसाब से देखा जाए तो ये बाइक बहुत ही बेकार है बिल्ड क्वालिटी के हिसाब से। इसी साइड में जो दूसरी बाइक आती है रेडर और शाइन, उनकी जो बिल्ड क्वालिटी है वो काफ़ी अच्छी है, लेकिन मुझे इसमें कुछ ऐसी दिक्कत नहीं लगी। तो यहाँ पर मैं बजाज कंपनी से कुछ कहना चाहता हूँ भी अगर हो सके तो वो इस बाइक की जो बिल्ड क्वालिटी है उसे थोड़ा सा सुधारे, क्योंकि इसी सेगमेंट में जो दूसरी बाइक आती है पल्सर 150 उसकी जो बिल्ड क्वालिटी है वो काफ़ी अच्छी है, लेकिन इस बाइक की जो बिल्ड क्वालिटी है वो मुझे काफ़ी ज़्यादा बेकार लगी। बाकी ये तो थे इस बाइक के नेगेटिव पॉइंट इस बाइक के अंदर ज़्यादा नहीं है। लेकिन अगर बात की जाए पॉजिटिव पॉइंट की तो पॉजिटिव पॉइंट भी इस बाइक के अंदर काफ़ी ज़्यादा है, जो कि शाइन और रेडर से इस बाइक काफ़ी ज़्यादा अलग बनाते हैं। तो हिमांशु भाई, जैसा कि अब तक आपने मुझे इस बाइक के नेगेटिव पॉइंट्स के बारे में बताया कि जो कि आपने 1000 किलोमीटर के अंदर इसमें आपने फील किए हैं, तो इसके अलावा मैं आपसे पूछना चाहूँगा कि आपने इस बाइक में अब तक कुछ पॉजिटिव पॉइंट भी फील किया है कि नहीं, क्या आपने कुछ फील किया है, मुझे बताना चाहेंगे? तो देखिए केशव भाई, बात ऐसी है भी अगर किसी बाइक में नेगेटिव पॉइंट होती है तो उस बाइक में पॉजिटिव पॉइंट भी होते हैं। तो अगर मैं बात करूँ बजाज पल्सर 125 के पॉजिटिव पॉइंट की, तो इस चीज़ में कहना चाहूँगा भी अगर इस बाइक के अंदर नेगेटिव पॉइंट है तो इस बाइक के अंदर जो पॉजिटिव पॉइंट है वो दूसरी बाइकों के हिसाब से काफ़ी ज़्यादा बेहतर है। सबसे पहले अगर मैं बात करूँ इस बाइक की राइड एंड हैंडलिंग की, तो वो मुझे सच बताऊँ मुझे काफ़ी बेहतर लगी है टीवीएस रेडर और शाइन की बजाय। जब मैंने पहली बार रेडर चलाई तो मुझे कहीं ना कहीं फील हुआ भी इस बाइक की जो राइड एंड हैंडलिंग है ना वो इतनी शानदार नहीं है। जो शाइन है उसकी राइड एंड हैंडलिंग शानदार है, लेकिन उसकी जो ग्रिप है वो काफ़ी ज़्यादा बेकार है। लेकिन अगर इस बाइक की बात की जाए ना तो इस बाइक की जो राइड एंड हैंडलिंग है वो काफ़ी ज़्यादा बेहतर है। सबसे पहले तो अगर आप इस बाइक को टॉप स्पीड में चलाओगे तो इस बाइक की जो स्टेबिलिटी है वो काफ़ी अच्छी बनी रहेगी, और साथ ही अगर आप इसको बाजारों में चलाओगे या फिर आप इसे बारिश के मौसम में चलाओगे तो इस बाइक की जो रोड से ग्रिप है ना वो काफ़ी अच्छी बनी रहेगी। उसके साथ जो इसका इंजन है ना वो इतना ज़्यादा रिफाइन इंजन है भी, आप मान सकते हैं मानना इंजन की थोड़ी सी साउंड ज़्यादा है अगर कंपेयर किया जाए और बाइकों के हिसाब से, तो इसकी जो इंजन की साउंड है वो थोड़ी ज़्यादा है, लेकिन साउंड के साथ साथ इस बाइक का रिफ्रेशमेंट इंजन है ना वो काफ़ी ज़्यादा बेहतर है। अगर आप इससे आसानी से 30-40-50 चलाओगे बिना गियर शिफ्टिंग करें, मैं कहा कि ब्रेक लग रही है, और आप अगर उससे बड़े गियर में उठाओगे तो आपको ऐसा फील नहीं होगा कि बाइक दब रही है कुछ हो रही है, एकदम बड़ी स्मूथनेस से बाइक उठेगी।
तो ये चीज़ मानने वाली बजाज की भी इस बाइक की जो राइड एंड हैंडलिंग है वो काफ़ी ज़्यादा बेहतर है और बाइकों के हिसाब से। और साथ ही अगर मैं बात करूँ इस बाइक के दूसरे पॉजिटिव पॉइंट की, तो वो इसका एक नेगेटिव पॉइंट भी है प्लस इसका एक पॉजिटिव पॉइंट भी है। नेगेटिव पॉइंट के अंदर इसका आता है ओवरवेट और पॉजिटिव पॉइंट के अंदर भी इसका आता है ओवरवेट। अब ओवरवेट से मेरा मतलब ये है अभी मैं इस बाइक को 60 की स्पीड में या 70 की स्पीड में मैं उस टाइम था और मैंने इस बाइक की एक डेड ब्रेक मारी। आप मान के चल सकते हो भी इस बाइक का अगर ओवरवेट ना होता तो ये मेरी बाइक उस टाइम एक्सीडेंट हो जाती है, लेकिन इस बाइक का ओवरवेट कहीं ना कहीं साथ दे गया और मेरी बाइक रुक गई। तो ये भी एक छोटा सा मैं पॉइंट, तो ये भी मैं एक छोटा सा इसका पॉजिटिव पॉइंट करना चाहूँगा भी अगर इस बाइक का ओवरवेट कहीं ना कहीं नुकसानदायक है तो इसका ओवरवेट कहीं ना कहीं पॉजिटिव पॉइंट भी है। भी इस बाइक की जो ब्रेकिंग है वो काफ़ी ज़्यादा बेहतर है ओवरवेट के हिसाब से। और साथ ही जब हम इसको बारिश में चलाते हैं या फिर गिले रोड में जाते हैं तो उसका ओवरवेट ही जो बाइक है उसको स्टेबल रखता है और जो रोड ग्रिप है उसको बनाए रखता है। तो ये एक आप मान के चल सकते हो अगर आप किसी चिकड़ वाले इलाके में रहते हो या फिर आप खेतों में रहते हो, मतलब आपकी बाइक जो है वो ज़्यादातर खेतों में चलती है, या फिर आप किसी ऐसी जगह रहते हो जहाँ पर पानी ज़्यादा रहता है, तो वहाँ पर ये बाइक आपके लिए काफ़ी ज़्यादा बेनिफिट देने वाली है। क्योंकि इसका जो पिछला टायर है एक तो वो काफ़ी ज़्यादा चौड़ा है, ऊपर से इस बाइक का जो ओवरवेट है वो जो रोड ग्रिप है उसको काफ़ी ज़्यादा बना के रखता है। इसकी जो अगर मैं कंपेयर करूँ शाइन से और रेडर से, जो इन दोनों बाइकों की रोड ग्रिप है वो इतनी ज़्यादा शानदार नहीं लगी। मतलब शाइन की जो रोड ग्रिप है वो तो है यार है ही नहीं है। मैंने काफ़ी सारे लोगों से पूछा, सब ने मुझे एक चीज़ सजेस्ट करी भी, जो शाइन है वो बारिश के टाइम बहुत ज़्यादा फिसलती है, वो इसीलिए उसका जो पिछला टायर है वो काफ़ी ज़्यादा पतला है, ऊपर से जो उसका वेट है वो भी काफ़ी ज़्यादा कम है। और यही सेम प्रॉब्लम रेडर के अंदर भी है, भी इस बाइक का जो वेट है वो कम है, इस कारण जो वो बाइक है वो काफ़ी ज़्यादा फिसलती है। लेकिन ये बाइक के अंदर फिसलने का ऐसा कोई भी मोटिव नहीं है। तो अगर आप इसको टॉप स्पीड के अंदर भी भगाओगे और आप टॉप स्पीड के अंदर इस बाइक की अगर ब्रेक मारोगे तो ये बाइक आसानी से रुक जाएगी। तीसरा पॉइंट मुझे इस बाइक का एक पॉजिटिव सबसे अच्छा लगता है वो ये है अभी हमें इसके अंदर जो ये फ्यूल लीवर है यहाँ पर ये चीज़ दी गई है। अब जो फ्यूल इंजेक्शन वाली बाइक आ रही है उनके अंदर ये चीज़ नहीं है। अब इसका मेन पॉइंट जो यूज आता है वो यहाँ पे आता है भी कभी हमारी बाइक में अगर पेट्रोल कम है, मान के चलो मैंने 500 का तेल पड़वाया और अगर मेरा मीटर ख़राब है, क्योंकि इसके अंदर दिया हुआ हमें डिजिटल मीटर और वो कभी भी प्रॉपर जो फ्यूल है वो नहीं बताता। तो यहाँ पर मुझे काफ़ी ज़्यादा बेनिफिट मिलता है अभी जब मेरी बाइक के अंदर फ्यूल कम रह जाता है तो ये रिजर्व में लग जाती है और वहाँ से मुझे पता लग जाता है भी मेरी बाइक के जो फ्यूल है वो काफ़ी ज़्यादा कम रह गया। और ये भी नहीं मैं कहूँगा भी इसका मुझे बेनिफिट अभी तक नहीं मिला। मैं और मेरा फ्रेंड एक बार हम थोड़े लॉन्ग रूट पर गए थे, यहाँ से कम 300 किलोमीटर, तो वहाँ पर बात ये हुई भी मेरी में था फ्यूल ये लगा हुआ फ्यूल गेज, तो मैंने पहले 500 तेल मैंने पड़वाया और जो मेरी बाइक है वो मेन में लग गई। लेकिन जब मेरी बाइक का तेल कम हुआ तो मुझे पता लग गया भी ये दोबारा रिजर्व में लग गई और मैंने इसके अंदर तेल पड़वा लिया। लेकिन जो हमारे साथ स्प्लेंडर थी उसके अंदर ये चीज़ नहीं दी गई थी और उसके साथ वही हुआ, उसको पता नहीं लगा भी इसका पेट्रोल किस टाइम खत्म हो और बाइक रास्ते में चलते बंद हो गई। तो मैंने 10-15 मिनट उसको प्यार से धक्का लगाया। तो ये चीज़ मुझे एक अच्छी लगी भी इसके अंदर ये चीज़ दी गई थी और मुझे पता लग गया भी मेरी बाइक के अंदर तेल कम था, तेल नहीं। अब जो डिजिटल मीटर वाली आती हैं उनके अंदर जो फ्यूल गेज है वो एक साथ काम नहीं करता। आपने तेल पड़वाया मान के चल रही भी आपकी जो सुई है वो 10-15 मिनट बाद प्रॉपर होगी। उसके अंदर भी अगर आपकी बाइक थोड़ी टेढ़ी मेढ़ी खड़ी है, अगर आप थोड़ी ऐसे से जा रहे हो जहाँ पे रोड ख़राब है, तो वहाँ पे जो आपका फ्यूल गेज है वो आपको प्रॉपर साइन नहीं बताएगा भी आपकी बाइक में कितना तेल है कितना नहीं। लेकिन जो ये चीज़ है ये कहीं ना कहीं बाइक के अंदर शो करती रहती है बाइक के अंदर कितना तेल है कितना नहीं। तो एक काफ़ी मुझे प्लस पॉइंट लगा भी इस चीज़ का भी कभी हमारी अगर बाइक में तेल कम हो तो इससे पता लग जाता है कि हमारी बाइक रिजर्व में लगी हुई है फिर मेन में। तो मंशू भाई अब तक आप मुझे इस बाइक के नेगेटिव पॉइंट्स के साथ साथ 3 पॉजिटिव पॉइंट्स भी बता चुके हैं। इसके अलावा अगर आपको कुछ इस बाइक में पॉजिटिव दिखता है तो वो भी आप बता सकते हैं कि क्या दिखा। भाई इसके अलावा अगर मैं पॉजिटिव पॉइंट की बात करूँ तो वो है इस बाइक की लुक। हाँ जी, अब आप इस बाइक के जो लुक है ना वो काफ़ी स्पोर्टिव लुक है। स्पोर्टी लुक है, मतलब कि चाहे इस बाइक को कोई लड़का चलाए, कोई आदमी चलाए या जो मर्जी चलाए इस बाइक को, वो इस बाइक को बैठे अच्छा लगेगा, मतलब कि अट्रैक्टिव लगेगा। तो ये इसके सबसे बेनिफिट पॉइंट है। बल्कि जो मेरा इस बाइक को लेने का पहला रीज़न था भी इस बाइक की जो लुक है वो 125 की साइड में जितनी भी बाइक है सबसे ज़्यादा अट्रैक्टिव लुक इसी बाइक की है। एक तो इसकी जो लुक है वो काफ़ी डायनामिक लुक है और साथ ही इसकी जो लुक है वो काफ़ी पुरानी लुक है। तो देखा जाए अगर पल्सर के हिसाब से जो जितनी बाइकें आ रही है सबकी जो लुक है वो सेम ही है। और कहीं ना कहीं अगर मैं इस बाइक को बाजार में निकलता हूँ तो कहीं ना कहीं मुझे थोड़ा सा लगता है कि भाई इस बाइक पर मैं अट्रैक्टिव लग रहा हूँ। लेकिन इसकी जो दूसरी बाइक है शाइन और रेडर, उनकी जो लुक है वो इतनी शानदार लुक नहीं है। माना कि उनके तो जो पॉजिटिव पॉइंट है वो थोड़ी ज़्यादा है, लेकिन अगर लुक के हिसाब से देखा जाए तो इस बाइक की जो लुक है वो काफ़ी अच्छी लुक है। और अगर मेरा भाई कोई स्टूडेंट है या फिर कोई स्कूल है, मतलब स्कूल जाता है, इंस्टीट्यूट कहीं भी जाता है और मतलब कॉलेज जाता है, तो उसको मैं क्या कहना चाहूँगा भी अगर हो सके तो वो इसी बाइक को ले। क्योंकि अगर आप शाइन लोग या रेडर लोग उनके अंदर माना कि आपको जो पिकअप और माइलेज है वो अच्छी मिलेगी, लेकिन भाई अगर लुक की बात की जाए तो लुक इस बाइक की
काफ़ी ज़्यादा अच्छी रहने वाली है, और अगर आप कॉलेज स्टूडेंट हो तो ये बाइक आपके लिए नंबर 1 रहने वाली है। हिमांशु भाई, मैं आपको यहाँ पे एक क्वेश्चन पुट करना चाहता हूँ। जैसा कि आपने कहा कि इस बाइक की जो लुक है काफ़ी स्पोर्टिव है, और इस बाइक की जो कैटेगरी में आती है जैसे कि राइडर, देखा जाए तो उस बाइक की लुक भी काफ़ी स्पोर्टिव है। तो इसमें और उसमें क्या आप कंपेयर करना चाहते हैं, क्या डिफरेंस बता सकते हैं आप इन बाइकों के लुक के बारे में? भाई लुक के हिसाब से अगर देखा जाए ना, तो सबसे पहले अगर मैं बात करूँ दोनों बाइकों की सीट हाइट की, हाँ जी। तो जो रेडर की सीट है वो थोड़ी छोटी है। 3 बंदों के हिसाब से उसकी सीट कंफर्टेबल नहीं है, लेकिन इसकी जो सीट है वो 3 लोगों के हिसाब से काफ़ी ज़्यादा कंफर्टेबल है। प्लस वो बाइक इतनी ज़्यादा लंबी नहीं है, हाँ जी। और ये बाइक काफ़ी ज़्यादा लंबी है। प्लस सबसे बड़ी बात, उस बाइक का जो फ्रंट है ना, वो लोगों को इतना ज़्यादा अच्छा नहीं लग रहा। माना कि उस बाइक में फीचर अच्छे दिए हुए हैं, सब कुछ अच्छा है, लेकिन उस बाइक का जो फ्रंट का मुंह है ना, वो लोगों को इतना पसंद नहीं आ रहा। लेकिन इसका जो फ्रंट का मुंह है, साइड की लुक है, पीछे की लुक है, हर जगह लुक है, वो काफ़ी ज़्यादा अट्रैक्टिव है। उसके साथ ही इस बाइक का इस टाइम जो नाम है ना, वो काफ़ी ज़्यादा अच्छा बन चुका है। जब मैं इस बाइक को लेके आता, मैंने सबको एक ही बात है कि भाई मैं पल्सर लेके आऊँ। मैंने ये नहीं बोला कि मैं पल्सर 125 लेके आऊँ, 150 लेके आऊँ, 180 लेके आऊँ, पल्सर 200 लेके आऊँ। किसी को मैंने कुछ नहीं, एक बात की है कि मैं पल्सर लेके आऊँ। तो इस टाइम जो एक पल्सर का नाम है ना भाई, वो काफ़ी ज़्यादा बन चुका है। ऊपर से अगर स्टूडेंट के हिसाब देखा जाए तो भाई स्टूडेंट की पहली पसंद है इस टाइम पल्सर ही है। हाँ जी। आप कॉलेज में देख लो, कॉलेज में अगर 10 लड़के हैं ना, तो 10 में से 8 के पास या 6 के पास पल्सर ही होगी, या फिर उनकी पहली पसंद पल्सर ही होगी। तो रेडर और जो शाइन है, उनकी भी मुझे लुक इतनी ज़्यादा अच्छी नहीं लगती। पल्सर की जो लुक है वो स्टूडेंट के हिसाब से काफ़ी ज़्यादा अच्छी है। बाकी इसके अलावा अगर इसके मैं पॉजिटिव पॉइंट और की बात करूँ, तो वो है इस बाइक की रीसेल वैल्यू, और साथ ही इस बाइक की जो स्पेयर पार्ट्स वगैरह है। स्पेयर पार्ट्स है। अब अगर स्पेयर पार्ट्स की बात की जाए तो सिंपल से भी इसका जो इंडिकेटर है, अगर मैं इसे बाहर लेने जाता हूँ तो इसका इंडिकेटर मुझे मिलेगा सिर्फ 60 या 70 रुपये का। हाँ जी। इसके जो रेडर है और जो शाइन है, उनका इंडिकेटर है 110 120 रुपये का। इसके अलावा जो हॉर्स मान भी है, उनका भी जो रेट है वो काफ़ी कम है। वो इसलिए क्योंकि ये बाइक काफ़ी ज़्यादा टाइम इस बाइक को हो चुका है इंडियन मार्केट में, तो उसका जो स्पेयर पार्ट है वो काफ़ी ज़्यादा सस्ता है। हर एक मिस्त्री इस बाइक को देख सकता है। लेकिन जो दूसरी बाइक की है, उनके अंदर फीचर काफ़ी ज़्यादा अच्छे दिए रखे हैं, तो कहीं ना कहीं डर रहता है कि अगर हम इनको बाहर खुलवाएं, उनमें से कुछ फीचर या कुछ सेंसर ख़राब हो गया तो बाइक के अंदर प्रॉब्लम आ सकती है। लेकिन इसके अंदर कुछ ऐसा दिक्कत नहीं है, क्योंकि इसके अंदर सेंसर दिए ही नहीं है। बाकी इसके अलावा एक छोटा सा जिस बाइक का प्लस पॉइंट है वो ये है। सबसे पहले आप इधर आइए, देखिए जब भी हम इस बाइक को स्टार्ट करते हैं ना, हाँ जी, तो इसके अंदर जो ये चीज़ है लाइट, हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, ये चीज़ दी गई है, और रात के टाइम ये काफ़ी ज़्यादा यूज़फुल है और काफ़ी ज़्यादा अट्रैक्टिव लगती है। उसके साथ ही जो रेडर है, उसके अंदर जो हमें स्प्लिट शीट मिलती है वो थोड़ी छोटी है, लेकिन उसके अंदर स्प्लिट शीट काफ़ी बड़ी है। और साथ ही रेडर और शाइन दोनों के अंदर जो ग्रैब हैंडल है वो सिंपल मिलते हैं, लेकिन इसके अंदर जो ग्रैब हैंडल है वो हमें थोड़े दूसरे मिलते हैं, लंबे। और उसके साथ ही जो उसका नीचे का ये फेंडर है, शाइन के अंदर तो हमें ये नहीं मिलता, जब अभी तक इतनी मैंने मॉडल देखी है। जो रेडर है उसके अंदर में मिलता है, लेकिन वो काफ़ी छोटा है, मतलब कि इतना अच्छा उसका नहीं लगता। लेकिन इसका जो ये फेंडर है ये काफ़ी अच्छा लगता है, काफ़ी बाइक को अट्रैक्टिव बनाता है। और उसके साथ से अगर मैं एक और प्लस पॉइंट की बात करूँ, तो वो है इस बाइक के अंदर मिलने वाला टायर। शाइन और रेडर के अंदर जो टायर मिलता है वो काफ़ी ज़्यादा पतला है, लेकिन इसके अंदर जो मेरा टायर है वो काफ़ी ज़्यादा वाइड मिलता है, जो कि काफ़ी ज़्यादा अच्छा है रोड प्रेजेंस के लिए भी। बाकी अगर बात की जाए हॉर के हिसाब से, तो भाई बाइक मेरे हिसाब से काफ़ी ज़्यादा अच्छी है। अभी तक मैंने इस बाइक को 1000 किलोमीटर चलाया है, लेकिन अगर मैं इस बाइक को थोड़ा और चलाऊँगा तो मुझे अगर कोई नेगेटिव या पॉजिटिव लगता है वो भी मैं आपके सामने लेके आऊँगा। तो दोस्तों ये थे इस बाइक के बारे में कुछ नेगेटिव और पॉजिटिव पॉइंट्स जो कि इस बाइक के ओनर हिमांशु भाई ने हमें बताए हैं। तो दोस्तों आप हमें बताएं कमेंट्स में कि आपको इस बाइक के नेगेटिव और पॉजिटिव पॉइंट्स कैसे लगे। बाकी अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो आप वीडियो को लाइक जरूर कीजिए, और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कीजिए।